हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जानने के लिए पहले हम एक जनरल पॉलिनॉमियल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जनरल पॉलिनॉमियल देखिए, अगर एक फंक्शन है हमारे पास, सपोज एफ ऑफ एक्स, इसे अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन टिल ए ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि ए एन ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और एन होल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एन ज़ीरो वन टू थ्री ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो फंक्शन आएगा हमारे पास बन के, उसे हम बोलते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें कंडीशंस में ये होती है कि ए एन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ए एन जीरो हो गया तो ये एक्स टू द पावर एन वाला टर्म है वो निकल जाएगा, तो हमारे पास फिर एन माइनस वन डिग्री वाला पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसलिए ए एन जीरो नहीं हो सकता और एन होल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। जनरल है ये, जिसमें ए एन माइनस वन ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स की। तो रूट्स क्या होता है एक्चुअली, जब हम इस फंक्शन को जीरो कर देंगे, एफ ऑफ एक्स जीरो, यानी कि ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन सो ऑन टिल ए जीरो, ये जीरो हो गया। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, यानी कि ऐसे एक्स के वैल्यू जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, उन एक्स को हम बोलते हैं ये उस फंक्शन के रूट्स हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हमारे पास अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ऐसे टोटल अल्फा एन वैल्यूज आए जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हो जाएंगे इसके रूट्स, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि एफ ऑफ अल्फा वन इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा टू इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा थ्री, ये सारे मिलके फाइनली जो वैल्यू देंगे वो हो जाएगी जीरो। तो इसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि nth डिग्री पॉलिनोमियल के हमेशा n रूट्स होते हैं, n रूट्स। ठीक है, तो ये इसमें ये जानने की बात ये है कि ये n रूट्स रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं, कॉमन मतलब रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं और रियल रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे n रूट्स टोटल। तो अब ये हमारे पास हो गए जनरल थियरी पॉलिनोमियल की। तो इसमें जब हम फंक्शन में n की वैल्यू टू डालें, तो एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये आएगा हमारे पास पॉलिनोमियल। इसमें ए टू ए वन ए नॉट ये है हमारे कॉन्स्टेंट्स, तो इनको हम चेंज कर देते हैं अभी के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए बी सी भी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ऐसा जो फंक्शन होगा ना जिसमें एक्स की पावर टू वाला टर्म होगा, वो हो जाता है हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जैसे अब हमने हमने जनरल पॉलिनोमियल के रूट्स की बात की थी, वैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री क्या है इक्वेशन की, डिग्री टू है, तो कितने रूट्स होने चाहिए, दो रूट्स। अब वो रूट्स क्या होंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाए, एफ ऑफ एक्स जीरो यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने का एक जनरल मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उससे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हर बार एप्लीकेबल होगा। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर हम ए से डिवाइड कर दें तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें देखिए हम क्या चेंजेस करते हैं कि एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, यहाँ जो बी एक्स बाय ए है इसे हाफ से मल्टीप्लाई किया, सॉरी टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई किया, और एक्स वैसे ही है, प्लस हम एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, और उसे ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए, और प्लस सी बाय ए, ये इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट जो है ये एक होल स्क्वायर बनेगा। कौन सा वाला, देखिए एक्स प्लस बी बाय टू ए द होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, ये आ जाएगा फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो। तो अब इस पूरे टर्म को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे और रूट ले लेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय टू ए इक्वल्स टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू
ओके देखिए यहाँ पे जब हम रूट लेंगे तो एक्चुअली प्लस माइनस आएगा रूट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। इसमें जब हम इक्वेशन से बी ए और सी की वैल्यूज डालेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। तो ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमें हमारे पास आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं रूट्स के बारे में, ये हम देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास रूट्स आया था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये थे रूट्स। अब इसमें जो ये रूट वाला टर्म है इसे अगर हम d से डिनोट कर दें, रूट के अंदर वाले टर्म को अगर हम d से डिनोट कर दें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब हम देखते हैं कि d की कंडीशन से रूट्स कैसे वेरी करेंगे। तो एक्चुअली 3 कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं हम, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए d ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये जो रूट वाला टर्म है ये रियल रहेगा, तो जो रूट्स आएंगे हमारे वो रियल हो जाएंगे। अब वैसे ही अगर हम दूसरी कंडीशन देखें कि सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर है, तो यानी कि d की वैल्यू भी 0 हो गई। ओके ये जो d होता है ना इसे हम एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो यहाँ पे रूट देखिए क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट्स। अगर इसका ये देखना है कैसे हुआ तो यहाँ पे देखिए कि x हमारे पास था क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाय 2a। और हमें पता है 2 रूट्स होने चाहिए, तो यानी कि दोनों रूट्स सेम है, इसलिए हम बोलते हैं ये हो जाएंगे इक्वल रूट्स, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, तो तीसरी कंडीशन होगी लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0। इसमें क्या होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। अब हमें पता है कि लेस देन 0 के लिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे जो हमारे पास x है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अब ये वैल्यू क्योंकि लेस देन 0 है तो उसका रूट रियल तो होगा नहीं, तो इसलिए इस कंडीशन में जो रूट्स आएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी नहीं बोल सकते, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये इमेजिनरी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसमें ये रियल पार्ट होता है, ये हो जाता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इमेजिनरी हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट तो रियल है, तो ये पूरा मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो 3 कंडीशन हमने देख लिए कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तब आएंगे रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग आएंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा तो इक्वल रूट्स आएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट 0, दोनों रूट्स हो गए इक्वल। मेन कंडीशन ये है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा तो जो रूट्स हो जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा उसका। तो ये हो जाता है 3 कंडीशन हमारे रूट्स के। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक में, जो आगे जनरल थियरी में भी अप्लाई होगी, वो देखिए रूट्स हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये एक्चुअली 2 रूट्स हैं, कैसे देखिए, हम x1 को डिनोट कर देते हैं प्लस साइन लेके, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और x2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस साइन लेके, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या होगा, ऐड करेंगे तो ये जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म है ये दोनों से कैंसल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाय ए। उसी तरह से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पे जो आंसर आता है वो जाता है x1 इंटू x2 इक्वल्स टू c बाय ए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए के बराबर होता है। यहाँ पे बी और सी क्या है, ये किस फंक्शंस के लिए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि बी है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी हमारा कांस्टेंट है इक्वेशन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है देखने के लिए कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए के बराबर होगा। तो गाइज हमने अभी तक देख लिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके रूट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा एल्जेब्रिक पार्ट। अब हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शंस हैं वो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने एक फंक्शन लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं पहले। कैसा होगा ग्राफ, ये अगर हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, तो ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऐसे होते हैं। अभी ये वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला से रिप्रेजेंट होता है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है ए बी और सी, ये इस ग्राफ को अफेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले ए से शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट ये है कि जब ए ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड फेसिंग बनता है, ग्राफ अपवर्ड फेसिंग बनता है। यानी कि ये अगर हमारा ग्राफ है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, पैराबोलिक ऊपर, पैराबोला ऊपर फेस करेगा हमारा। अब दूसरी कंडीशन, अगर ए ग्रेटर देन 0 हो गया तो ए लेस देन 0 वाला पार्ट, इसमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ डाउनवर्ड फेस करता है, डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ, यानी कि ऐसा बनेगा। ठीक है, ए इक्वल टू 0 वाला कंडीशन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ए 0 के बराबर ले नहीं सकते हम। तो आगे देखते हैं कि बी और सी कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ये हो गया ए वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ए ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग बनेगा और ए लेस देन 0 तो ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। बी और सी का सिग्निफिकेंस हम आगे देखेंगे, वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि ग्राफ का जो वर्टेक्स है ये कहाँ बनेगा और ग्राफ कौन से पॉइंट से पास होगा। तो ए का मेन सिग्निफिकेंस ये होता है कि ग्राफ की ओपनिंग डिसाइड करने में कि अपवर्ड फेसिंग बनेगा या डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम देखते हैं कि जब ये 0 होता है तो इसके रूट्स आते हैं हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इन रूट्स का जो 3 ऑप्शन आए थे हमारे पास, क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये तीनों एक्चुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, तो पहला केस देते हैं हम, जब रूट्स रियल हैं, रूट्स रियल, तो इस केस में क्या होगा एक्चुअली कि जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है और वो पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, वो होते हैं रूट्स। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तब हमारे पास आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग रूट्स हैं। तो पहले केस में जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। दूसरा, जब रूट्स इक्वल है, ठीक है, तो रूट्स इक्वल है इनका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। एक ही पॉइंट पे कट करना एक्चुअली क्या होता है, टच करना। तो यानी कि जो पैराबोला का ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, इसीलिए हमें जो दोनों रूट्स मिल रहे हैं वो इक्वल होंगे, सेम रूट। अब तीसरा पार्ट देखते हैं कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आए इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। देखिए कि कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब क्या हुआ फिर। ठीक है, जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट थे तो 2 पॉइंट्स पे कट किया एक्स एक्सिस को, जब रूट्स इक्वल थे तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया। अब रूट्स कॉम्प्लेक्स है मतलब क्या, हमें पता है कि हम रियल एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट नहीं कर सकते, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, यानी कि वो या तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये केस है जब ए ग्रेटर देन 0, या हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, ये केस है जब ए लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि रूट्स का मतलब क्या होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, इक्वल रूट्स
टच हो रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स टच ही नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर रहेगा या एक्स एक्सिस के पूरा नीचे रहेगा। ठीक है गाइस, तो अभी हमने पढ़ लिया कि रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ से रिलेटेड, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या आएंगी। अब देखते हैं ये ग्राफ से एक्चुअली कैसे पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने जीरो के इक्वल लिया है ताकि हमें ग्राफ क्रिएट कर पाए हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है इसका पैराबोलिक, हमने देखा था ये केस के लिए जब ए ग्रेटर देन जीरो है, और दूसरा ग्राफ बनेगा उस केस के लिए जब ए लेस देन जीरो है। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बात करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और सीखना है अभी। ठीक है, तो ये ए लेस देन जीरो के लिए, तो इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए क्या है कि ये पॉइंट, ये जो वर्टेक्स है मिनिमम, इस केस में मैक्सिमम हमारा और इस केस में मिनिमम हमारा, ये पॉइंट क्या होगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, और ये पॉइंट होता क्या है एक्चुअली देखते हैं। ये एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू होती है मिनिमम पॉइंट की -b/2a। ठीक है, और y की वैल्यू हो जाती है -d/2a। यहाँ पे d क्या है हमारे पास, √b² - 4ac। ठीक है, तो अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए कि a ग्रेटर देन जीरो का जो पॉइंट है, a ग्रेटर देन जीरो का जो केस है उसमें ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए ग्रेटर देन जीरो के केस में। ग्राफ से हम देख रहे हैं एक्चुअली ए ग्रेटर देन जीरो के केस में ये पॉइंट देखिए ये मिनिमम है, तो ए ग्रेटर देन जीरो के केस में ये पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम। उसी तरह से ए लेस देन जीरो के केस में ये पॉइंट हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम यानी कि ये जो y है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये मैक्सिमम होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और मिनिमम होगा जब ए लेस देन जीरो होगा। नहीं 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 नहीं, हाँ, तो ये जो y फंक्शन है हमारा, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट, जो ये वैल्यू है y की, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी जब ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो होगा, और मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगी जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जानने के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि वर्टेक्स हमारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक ये हम आगे भी सीखेंगे कैलकुलस पार्ट में, लेकिन अभी के लिए बस जानने के लिए कि ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया हम आगे के पार्ट में देख लेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ से याद रखेंगे तो एक्चुअली इजी पड़ जाएगा कि कौन से पॉइंट पे मिनिमा आएगा और कौन सा मैक्सिमा रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम ग्राफ से देखेंगे तो एक्चुअली इजी पड़ जाएगा जानने के लिए कि जो हमारा वैल्यूज आया है एक्स और वाई की, वो मिनिमम रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतनी थियरी पढ़ेंगे।